प्रत्येक मनुष्य का उसके वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है। वातावरण मनुष्य को बनाता है और मनुष्य वातावरण को बनाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वातावरण और मनुष्य दो नहीं हैं। मनुष्य ही वातावरण है और वातावरण ही मनुष्य है। वातावरण अपने हाथों को जब फैलाता है, जब अपने आप में परिवर्तन करता है, जब वातावरण की भूमि से कोई नवीन पादप पैदा होता है, जब नए बीज देने होते हैं वातावरण को अपने ही लिए, तो वह नवीन संभावनाओं के रूप में विभिन्न प्रकार के तत्वों को पैदा करता है, जिनमें से एक मनुष्य भी है। मनुष्य वही है जो वातावरण को आगे लेके जाता है। दुनिया में परिवर्तन, जो अत्यधिक परिवर्तन होता है, वो किन्हीं विशेष आयामों पर ही होता है। विशेष हिस्से में ही वातावरण के में कहीं परिवर्तन होता है। वातावरण तो लंबे समय से वैसा ही बना रहता है। 99% तो वैसा का वैसा ही बना रहता है। कहीं 1% में कोई बदलाव आता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, कहते हैं कि बंदर से आदमी पैदा हुआ, परंतु सारे बंदर आदमी तो नहीं बन गए। अब भी बंदर हैं, सारे बंदर आदमी नहीं बने, पर कोई विशेष बंदर जरूर रहा होगा जो आदमी बना। हालांकि ऐसा नहीं है कि बंदर से ही आदमी बना। हकीकत तो यह है कि जिस शक्ति से भी आदमी धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया, उसकी भाषा विकसित होती हुई चली गई, उसका शरीर 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ा होने लगा, वो इरेक्ट हो गया, वो सीधा खड़ा हो गया, वो होमो इरेक्टस बन गया। धीरे धीरे जैसे जैसे यह विकास बढ़ा, वैसे वैसे मनुष्य आगे बढ़ा, परंतु यह विकास सब में नहीं आ गया, सारे जीवों में नहीं आ गया। हालांकि जो पूरा वातावरण था विकास का, वो मिलकर कार्य कर रहा था, परंतु विशेष हिस्से पर ही बदलाव आया। कोई विशेष प्राणी पर ही बदलाव आया और उसी प्राणी की फिर एक नई जाति पैदा हो गई। उसका डीएनए परिवर्तित हो गया। डीएनए जब परिवर्तित होता है तो ऐसा नहीं है कि सारे हिस्से उसके एक साथ बदल जाते हैं, एक साथ नहीं बदलते। जैसे अंडाणु शुक्राणुओं की बात होती है तो कोई एक अंडाणु, कोई एक शुक्राणु मुश्किल से निषेचित होता है, बाकी तो सारे के सारे अंडाणु निषेचित नहीं होते, वो तो सब नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही कोई विशेष जीव, कोई विशेष तत्व पर पूरे वातावरण का प्रभाव चाहता है और उसी में परिवर्तन हो जाता है। तो सारे बंदर तो नहीं मनुष्य बन सके, लेकिन कोई बंदर तो मनुष्य बना था, कोई प्राणी बंदर भी बना था। बंदर भी धीरे धीरे विकसित हुए और जिनसे बंदर विकसित हुए थे वह जीव भी सारे बंदर नहीं हो गए। वैसे ही सारे बंदर आदमी नहीं हो गए। तो किसी विशेष हिस्से में ही परिवर्तन पहले होता है। वैसे ही जब मनुष्य बदलता है तो सारे मनुष्य नहीं बदलते। आज भी आदिवासी मौजूद हैं, आज भी प्राचीन मानव के अवशेष विभिन्न प्रकार के मानवों में देखने को मिल सकते हैं। सारे मानव एक जैसे नहीं होते, सारे मानव बदल नहीं गए हैं। अब भी मानव पिछड़ा हुआ है। मानव जाति में ऐसे बहुत से पिछड़े हुए मनुष्य मिल जाएंगे आपको, जो तकरीबन आदिम जैसे लोग हैं। और आदिम प्रजातियों के भी प्राणी, हर तरह का प्राणी अभी भी मौजूद है, वैसा का वैसा। इसलिए परिवर्तन विशेष जगह पर ही होता है। ठीक वैसे ही वातावरण परिवर्तन करता है किसी विशेष हिस्से से, और उस विशेष हिस्से को ही हम आगे का इंजन कह सकते हैं। उसी के पीछे पूरी रेलगाड़ी चलती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वातावरण अपना बदलाव जिस माध्यम से करता है वह एक विशेष हिस्सा होता है, और वही हिस्सा पूरे वातावरण पर प्रभाव छोड़ता है। मनुष्य ने पूरी प्रकृति पर प्रभाव छोड़ा है और उसी प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है।
सच तो यह है कि प्रकृति और मनुष्य अलग अलग नहीं होते। प्रकृति ही मनुष्य है, मनुष्य ही प्रकृति है। बस बदलाव होता है। कौन करता है ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मनुष्य करता है कि प्रकृति करती है। बदलाव बस है, और बदलाव बदलता है। ना मनुष्य बदलता है प्रकृति को, ना प्रकृति बदलती है मनुष्य को। बस बदलता है, कुछ बदलता है। बदलाव ही बदलता है, बदलाव में ही बदलाव होता है। किसी और चीज़ में बदलाव नहीं होता है। किसी और चीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत भी नहीं है। और कोई चीज़ जो बदलाव करती है उसका नाम नहीं दिया जा सकता। इस बात को ही कहा जा सकता है कि जो बदलाव है वही बदलाव कर सकता है। दूसरा किसी भी बात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी तत्व को, किसी भी जीव को, किसी भी अंश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि इसने बदलाव किया। ये नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति को मनुष्य ने बदला। ये भी नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति ने मनुष्य को बदला। नहीं, बदलाव ने बदलाव को साधा और बदल गया। बदलाव ही होता है बस। उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि किसने किया। करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जो भी करने वाला है वो खुद एक बदलाव था। कभी उसमें भी बदलाव हुआ था। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसने बदलाव किया। जरूरत भी नहीं है कहने की। दरअसल ऐसा ही होता है कि यह दुनिया उन लोगों के पीछे चलती है जो लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। वो ऊंचाई पर बैठ जाते हैं। जिन लोगों में परिवर्तन जल्दी हुए, जैसे आदमी बजाय और बंदरों के जल्दी आदमी हो गया, तो आदमी सभी प्रजातियों के ऊपर जाके बैठ गया। जो भी आगे चला जाता है वो सबसे अलग दिखाई देता है। वो गद्दी पर बैठा हुआ दिखाई देता है, वो राजा दिखाई देता है। इस दुनिया में जितने बुद्धिमान लोग होते हैं, जो नवीन खोजकर्ता होते हैं, जो मानवों में भी श्रेष्ठ अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वो मानवों से आगे निकल जाते हैं। और उनकी अपनी समझ होती है, उनके जीने के अपने ढंग होते हैं। दरअसल वो आगे ही इसलिए निकलते हैं क्योंकि वे पीछे वाले लोगों का अनुसरण नहीं करते। पीछे वाले लोग उनका अनुसरण करें तो वो आगे जा सकते हैं, पर आगे तो गए भी जो लोग हैं वो गए ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पिछले वाले लोगों का अनुसरण नहीं किया, बल्कि पिछले वाले लोगों का अतिक्रमण किया। अनुसरण नहीं किया, अतिक्रमण किया। अतिक्रमण किए बिना हम नवीन संभावनाओं को पैदा नहीं कर सकते। तो जो लोग नई सोच के होते हैं उनका व्यवहार भी नया होता है, उनकी समझ नई होती है, और वो एक नए ढंग से दुनिया को देखते हैं। इसलिए जो नए लोग होते हैं हमेशा ही वो बहुत कम होंगे, और भीड़ का बहुत बड़ा हिस्सा एक जैसा दिखाई देगा। वो पुराने का अनुसरण करता हुआ होता है। मानव जाति का कोई भी समय क्यों ना रहा हो, कोई भी युग क्यों ना रहा हो, हर एक युग में बहुत कम लोग बुद्धिमान होते हैं और अनुसरणकर्ता बहुत ज़्यादा होते हैं। 1% बुद्धिमान लोग होते हैं, शायद उससे भी कम, और 99% शायद उससे भी ज़्यादा मूर्ख लोग होते हैं, अनुसरणकर्ता होते हैं। उसको भीड़ कहते हैं। भीड़ अनुसरण करती है, भीड़ पीछे पीछे चलती है। रेलगाड़ी का आगे का डिब्बा ही तय करेगा कि किस तरफ मुड़ना है, तो मुड़ने की सोचने वाला आगे होता है। जो इंजन होते हैं वो आगे ही होते हैं, और इंजन पर ही आश्रित होती है सारी रेलगाड़ी। इसीलिए इंजन ही तय करेगा। तो जो लोग इंजन जैसे होते हैं वो तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पिछले वाले डिब्बों से तय करेंगे, पिछले वाले डिब्बों से तय नहीं करते। पिछले डिब्बों में बैठे हुए लोग समझते हैं कि रेलगाड़ी उनके अनुसार मुड़ रही है, लेकिन वो कभी उनके अनुसार नहीं मुड़ती। वो रेलगाड़ी के आगे वाले डिब्बे के अनुसार मुड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो रेलगाड़ी के बीच के डिब्बों में बैठा हुआ है वो रेलगाड़ी को मोड़ नहीं सकता। रेलगाड़ी को वही मोड़ सकता है जो मोड़ने वाला होता है, जो मोड़ने के लिए ही बैठा है, जो रेलगाड़ी के आगे वाले डिब्बे में बैठा हुआ है, जो लोको पायलट है।
इसीलिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले डिब्बों को तो जरूर ही आगे वाले डिब्बे का अनुसरण करना चाहिए, पर आगे वाले डिब्बे को कभी भी पिछले डिब्बों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। भीड़ को जो लोग जीनियस होते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, पर बुद्धिमानों को कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अगर भीड़ का अनुसरण करता है तो वह दुख को प्राप्त होता है, तो वह पीड़ा को प्राप्त होता है। कोई भी कबीर, कोई भी बुद्ध, कोई भी आइंस्टाइन, कोई भी न्यूटन कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं कर सकता, और अगर भीड़ का अनुसरण करेगा तो अपने स्वभाव को खो देगा, और वह दूसरा जो उस पर हावी हो गया है, अलावा दुख के, अलावा एक खालीपन के, एक टीस के, एक चोट के, उनके अलावा कुछ नहीं कर उसके अलावा कुछ नहीं दे सकेगा वो उन बुद्धिमान लोगों को। भीड़ बुद्धिमानों को कुछ नहीं दे सकती। भीड़ खुद भिखारी होती है। जो लोग नई खोज करते हैं उनके अनुसार जीती है। जो नई टेक्नोलॉजी की खोज करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, और उन्हीं टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करती है वो भीड़ करती है। भीड़ ही उपयोग करती है। जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई उन लोगों ने उपयोग नहीं किया जिन्होंने बनाई, उन लोगों का उन्होंने उपयोग किया जिन्होंने नहीं बनाई। भीड़ ही उपयोग करती है, और उपयोग सबसे ज़्यादा चूंकि भीड़ करती है तो भीड़ समझती है कि वह सबसे आगे है, लेकिन हकीकत ये होती है कि बनाने वाले ही आगे होते हैं, वही बनाते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अगर कोई बुद्धिमानी के क्षेत्र में, स्वभाव के क्षेत्र में उतर गया है, जो अपने आप में डूब गया है, वो 1% भी भीड़ का अनुसरण ना करे। अगर करेगा तो अपने ही स्वभाव को खो देगा और बार बार खोएगा। और भीड़ जादू जैसी लगती है। हालांकि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य के जो आधारभूत कंपन होते हैं, जो जमीनी संवेदनाएं होती हैं, वो तो उसको जमीन से ही मिलती हैं। प्रत्येक पेड़ जमीन से अलग ही होता है, जमीन नहीं होता, परंतु जमीन से ही उठता है। प्रत्येक कमल उठता तो कीचड़ से ही है, पर कीचड़ नहीं होता, परंतु कीचड़ के बिना नहीं होता। ठीक वैसे ही प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य भी उठता तो भीड़ से ही है, पर भीड़ नहीं होता, भीड़ से अलग होता है। इसीलिए भीड़ लगती तो ऐसी है कि कोई निर्णय करती है, परंतु भीड़ कोई निर्णय नहीं करती, और सबसे ज़्यादा निर्णय करती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि भीड़ ही निर्णय करती है, लेकिन भीड़ों ने कोई निर्णय नहीं किए। ऐसा लगता है कि भीड़ों के ही नियम होते हैं, लेकिन भीड़ों ने कोई नियम नहीं बनाए। ऐसा लगता है कि भीड़ ही संविधान का पालन करती है, लेकिन भीड़ संविधान बना नहीं सकती, और भीड़ों ने संविधान नहीं दिए, और भीड़ें संविधान का पालन करना भी नहीं जानती है। पालन करने की प्रक्रिया भी सिखाई जिन लोगों ने है, उन लोगों ने कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं किया था। हकीकत तो यह है कि भीड़ कुछ भी नहीं जानती। भीड़ कभी होती ही नहीं। भीड़ आश्रित होती है, निराश्रित नहीं होती, और निराश्रित व्यक्तियों को कभी आश्रित व्यक्तियों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। और आश्रित व्यक्ति जो होते हैं वो चलते बिल्कुल पागलों की तरह हैं। निर्णय ऐसे कर देते हैं जैसे कुछ सोचते ही नहीं है, बिना सोचे समझे निर्णय करते हैं, क्योंकि सोचने की जरूरत नहीं होती। सोचने वाले लोगों ने सोच लिया, ये सोचने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए ये आंख मूंद कर चलते हैं। और आंख मूंद कर चलने की वजह से ऐसा होता है कि ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि ये बड़े भारी निर्णय करते हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए हैं उन्होंने, लेकिन इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। ये निर्णय करते ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्णय करते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि दुनिया को छोड़कर अगर मैं अलग हटूं तो मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूं, लेकिन दुनिया क्या पकड़ती है? दुनिया ने पकड़ा क्या है आज तक? लेकिन दुनिया ने कुछ नहीं पकड़ा, फिर भी ऐसा लगता है कि दुनिया ही पकड़ती है, दुनिया ने ही सब कुछ पकड़ रखा है, दुनिया के पास ही मौज है। लेकिन दुनिया कहते ही उसको है जो कुछ नहीं पकड़ पाती। दुनिया कहते ही उसको है, दुनिया कहते ही उसको है जिसका अपना कुछ होता ही नहीं। दरअसल जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसी को दुनिया कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा लेती हुई दिखाई देती है। अब एक बात आप गौर से समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ी क्लिष्टता लगेगी। मैंने तुमसे पहले कहा था कि भीड़ कुछ भी आविष्कार नहीं करती, बल्कि जो आविष्कार करते हैं उन आविष्कारों का उपयोग करती है। अपना कोई आविष्कार नहीं होता भीड़ के पास, लेकिन सारे आविष्कारों का उपयोग करती है। अब रेल बनाने वाला भी इतनी रेल में नहीं बैठा होगा जितनी रेल में भीड़ बैठती है। रेफ्रिजरेटर जिसने बनाया उसने इतना रेफ्रिजरेटर नहीं चलाया होगा जितना रेफ्रिजरेटर भीड़ चलाती है।
टेलीविज़न बनाने वाले ने टेलीविज़न इतना नहीं देखा होगा जितना भीड़ देखेगी, लेकिन भीड़ देखती रहेगी। अब चूंकि घर घर में भीड़ के पास टेलीविज़न है और रेलगाड़ियों में सबसे ज़्यादा भीड़ ही समाई हुई है, चारों तरफ भीड़ भड़का है और टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग तो भीड़ ही करती है, इसलिए उपयोग करता तो आपको सबसे ज़्यादा भीड़ ही मिलेगी। लेकिन फिर भी भीड़ का अपना कुछ नहीं है और सबसे ज़्यादा आपको भीड़ के पास ही मिलेगा। सामान सारा भीड़ के पास मिलेगा, पर कोई सामान भीड़ ने नहीं बनाया। पर सामान जो भी है वो भीड़ का नहीं है, परंतु आदमी भ्रमित होता है भीड़ को देखकर, इसलिए क्योंकि लगता तो ऐसा है कि इसी के पास है सब कुछ, लेकिन उसके पास होता कुछ भी नहीं। इसलिए भीड़ से बड़ा भ्रम पैदा नहीं होता आदमी के लिए। भीड़ बहुत बड़े बड़े भ्रम पैदा करती है। भीड़ से ज्ञानी कोई नहीं मिलेगा आपको, लेकिन भीड़ से अज्ञानी कोई नहीं होता। भीड़ से ज़्यादा नासमझ कोई नहीं मिलेगा आपको, और भीड़ से ज़्यादा समझदार कोई नहीं लगता कि भीड़ यही तो समझदारी है। भीड़ से ज़्यादा अनपढ़ कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन भीड़ से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं लगता। पढ़े लिखे भी भीड़ के आगे समझदार नहीं लगते। भीड़ से ज़्यादा आपको कोई ज्ञानी या कहें कि भक्त नहीं मिलेगा, लेकिन भीड़ कभी भी भक्त नहीं होती, अंधभक्त होती है। जो अंधभक्त होती है वही तो भक्त नहीं होती, और जो भक्त नहीं होती वही तो भीड़ होती है। लेकिन भीड़ सबसे ज़्यादा भक्त जैसी लगेगी आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजा करते हुए दिखेगी भीड़। सबसे ज़्यादा मंदिरों में मिलेगी, सबसे ज़्यादा मस्जिदों में मिलेगी, गुरुद्वारों में मिलेगी। भीड़ आपको खाती हुई मालूम पड़ेगी कि बहुत अच्छा खाना खाती है, लेकिन भीड़ से ज़्यादा कम खाना कोई नहीं खाता। भीड़ ठूंसती तो बहुत है पर खा कुछ नहीं पाती। भीड़ आपको इतने धोखे देगी कि आप सोच नहीं सकते। भीड़ के पास आपको सब कुछ ऐसा दिखाई देगा कि सब कुछ इसी के पास है, लेकिन भीड़ के पास कुछ भी नहीं होगा। भीड़ होती ही नहीं है। भीड़ के पास तो भीड़ भी नहीं होती। और आदमी अगर हो तो आदमी तो होता ही है, और भीड़ भी उसकी होती है। वो भीड़ को भी उंगलियों पर नचा सकता है, परंतु याद रखना भीड़ किसी आदमी को उंगली पर नहीं नचा सकती। अगर आदमी वास्तव में अपने स्वभाव को पा लिया है तो भीड़ उसको उंगलियों पर नहीं नचा सकती। पर हाँ, अगर आदमी अपने स्वभाव में स्थिर है तो वह भीड़ को जरूर उंगलियों पर नचा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिसको भीड़ नचा सके उसने अपने स्वभाव को पाया ही नहीं, और जिसने अपने स्वभाव को पा लिया उसको भीड़ नहीं नचा सकती। इसलिए भीड़ तो होती ही नहीं है। भीड़ होती ही नहीं है। भीड़ तो इंग्रेडिएंट्स की तरह होती है। वो तो बस एक मैकेनिकल डिवाइस से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होती। आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्न लगेगी कि भीड़ है, लेकिन भीड़ से ज़्यादा नाखुश कोई नहीं होगा। आपको सबसे ज़्यादा दुखी भी भीड़ लगेगी, लेकिन इतना दुखी भी नहीं होती है भीड़ जितना दिखाई देती है। भीड़ के धोखे बड़े गहरे हैं, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जिसने नहीं समझा ठीक से वह ज़रूर फंसेगा, और भले ही उसको ऐसा लगता हो कि वह नहीं फंसा, लेकिन फंस जाएगा। भीड़ बहुत गहरा फंसाती है। भीड़ पकड़ती है आदमी को। इसलिए भीड़ में आदमी कब खो जाता है आदमी को पता भी नहीं चलता, और अपने स्वभाव को बलि चढ़ा देता है। उसका स्वभाव उससे छूटता हुआ चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए भीड़ से सावधान। एक दिन एक आदमी की डोरबेल बजती है, तो एक लड़की खड़ी हुई थी। तो उसने उससे पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? तो उसने कहा, मेरा नाम सपना है। हम लोगों को कम ब्याज पर लोन दिलाते हैं, और उनके जो ज़रूरी कार्य हैं जैसे घर बनाना या कुछ और, उनको करवाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति संपत्ति जमा कर दे तो हम उसकी और भी ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। हमें अगर कुछ पैसे दे दे तो फिर ब्याज और भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर 3 किस्तें एक साथ भर देगा तो हम कम ब्याज पर उसको दे देंगे। तो उसने उसको पैसे दे दिए कि हमारा घर बनवा दो। वो तो चाहता था, वैसे भी उसका घर टूटा हुआ था, तो वो सोच रहा था कि घर बन जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। उसके बाद में वो चली गई और फिर कभी नहीं लौटी, कभी नहीं लौटते। तो एक दिन वो ऐसे ही उदास बैठा हुआ था, तो उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे उदास क्यों बैठा हुआ है? तो उसने कहा, कुछ मत पूछो यार, सपना आई और सपना दिखा के चली गई। तो भीड़ का भी कुछ ऐसा ही ढंग होता है।
सपने की तरह आती है, सपना ही आती है, सपना दिखा के चली जाती है। जीवन तुम्हारा है, इसके एक एक कदम पर तुम्हारी मोहर लगी होनी चाहिए। निर्णय सारे तुम्हारे होने चाहिए। प्रक्रियाएं, सीख, ज्ञान, इन सब में तुम होने चाहिए। याद रखना, कितना भी बाहर का ज्ञान क्यों ना हो, पढ़ने की एक ऐसी भी स्थिति आती है, कला आती है, जब वह पढ़ाई तुम्हें अपने अनुसार करनी पड़ती है कि तुम क्या जानते हो। तुमने ये पढ़ा, ये लिखा, ये सीखा, परंतु अगर ये बाहर से सीखा तो इससे तुमने क्या सीखा। सीखने से जो सीखा जाता है वो खुद ही सीखा जाता है। सीखा जाता है इतना ही नहीं, सीखने से भी जो सीखा जाता है वो तुम्हारा हिस्सा बनता है, वो तुम बनते हो, वो तुम्हारा अस्तित्व बनता है। और जो तुम्हारा अस्तित्व बनता है असली में तुम वही हो। उसके अलावा अगर कहीं जाओगे तो फंस जाओगे। तुम्हारे अंदर से निकले वो, तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर छा जाए। ज्ञान तुम्हारा हो, होश तुम्हारा हो, चाल तुम्हारी हो, नज़र तुम्हारी हो, निर्णय तुम्हारा हो। तुम्हारा नहीं तो तुम नहीं, और तुम नहीं तो कुछ और ही हो गया, कुछ और ही हुआ था। कम से कम तुमने नहीं किया था और तुम तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तुम अगर एब्सेंस हो, तुम्हारी एब्सेंस तुम्हारे जीवन को चूस जाती है। तुम नहीं हो, उसके बाद में जो भी हो रहा है वो होता हुआ दिखाई देता है, होता कुछ भी नहीं। तुम्हारा होना ही कुछ होना है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक कृत्य में अपनी मौजूदगी को साधो। आपको याद रहे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी दिशा क्या है, आपकी दशा क्या है, आपकी दवा क्या है, आपकी दुआ क्या है। आपकी ही है, किसी और की है? कहीं ये नकल तो नहीं हो रही, कहीं ये दूसरे की प्रक्रियाओं का मुझ पे असर तो नहीं है, कहीं जिसे मैं अपना कहता हूँ वो दूसरे का तो नहीं है। और वो दूसरे का बहुत गहरे में दूसरे का ही होता है, क्योंकि हमने उसको अर्जित नहीं किया होता। हम समझते हैं कि हमारा है, परंतु हमारा कैसे है जब हम ही उसको नहीं समझ पाए ठीक तरह से। एक मशीन की तरह हम दूसरे की कही हुई बातों को, कहे हुए ज्ञान को, कही हुई सारी प्रक्रियाओं को अपने अंदर एक डेटा की तरह ले लेते हैं, और अलावा एक SD कार्ड के हम कुछ भी नहीं होते। वो एक चिप होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए इस मैकेनिकल प्रोसेस से बाहर आकर अपने को साधो, अपने को जानो, तभी तुम्हें साफ साफ स्पष्ट अपना एहसास होगा, और उससे जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है, बड़ा साफ हो जाता है, हल्का हो जाता है। बोझ वैसे ही उड़ने लगते हैं जैसे भाप बनकर पानी। इसीलिए तुम्हारे अंदर जो है उसको बाहर लाओ, और वही तुम्हारा होगा। तुम्हारा जो है वो तुम में है, तुमसे बाहर जो है वो भी तुम्हारा हुआ नहीं है। बाहर जो कुछ भी है उसे बीज की तरह तो इस्तेमाल किया जा सकता है, पर वो तुम्हारा फल नहीं बन सकता। फल तो तुम में लगेंगे। तुम वृक्ष हो, तुम वृक्ष हो, तुमसे आएंगे। फल जमीर की तरह होते हैं। वृक्ष जमीन पर उगता है। जमीन से जमीर ना पाया तो जमीन का कोई फायदा नहीं होगा। अभी जमीर में थोड़ी सी जान बाकी है, अभी हमारा कोई इम्तिहान बाकी है। हमारे घर को तो उजड़े हुए जमाना हुआ, मगर सुना है अभी वो मकान बाकी है। हमारी उनसे जो थी गुफ्तगू वो ख़त्म हुई, मगर सुकूत सा
कोई दरमियान बाकी है। हमारे जहन की बस्ती में आग ऐसी लगी है कि जो था खाक हुआ एक दुकान बाकी है। वो जख्म भर गया अरसा हुआ मगर अब तक जरा सा दर्द जरा सा निशान बाकी है। जरा सी बात जो फैली तो दास्तां बनी, वो बात ख़त्म हुई दास्तां बाकी है। अब आया तीर चलाने का फन तो क्या आया हमारे हाथ में, खाली कमान बाकी है। ज़मीर ना होगा तो ज़मीन ऐसे ही होगी जैसे तुम्हारे हाथ में कमान तो होगी पर तीर नहीं होगा। चलाओगे क्या? जीवन तो कहोगे पर जीने वाला नहीं होगा, तो जीने वाला ना हो तो जीवन कहोगे किसको, क्यों कहोगे? इसीलिए तुम जीने वाले हो, तुम वो हो जिसका तुम्हें इंतजार है। तुम अपने को साधोगे तो सध जाओगे, संभल जाओगे। जीवन में सारी शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं अगर हम संभल जाते हैं। संभलाव से ही संपूर्ण मजबूती पैदा होती है, एकाग्रता आ जाती है, शक्तियाँ एकाग्र हो जाती हैं, इधर उधर बढ़ती नहीं, टूटती बिखरती नहीं। बिखराव तो बाहर हिस्से हिस्से करके होता है, लेकिन हम हिस्से हिस्से करके देखें, अंश अंश करके देखें तो शक्ति पैदा नहीं हो सकती। अंशी से ही शक्ति पैदा होती है और अंशी हो तुम। अंशु क्या करेगी जब अंशुमाली ही नहीं होगा? किरणें क्या करेंगी जब सूरज ही नहीं होगा? जहाँ से किरणें फूटती हैं, फैलती हैं, बरसती हैं, उसके लिए एक सूर्य भी चाहिए। और सूर्य हो तुम, एकाग्रचित हो जाओ तो सूर्य बन जाओगे। इसलिए अपने सूर्य को जगाओ, चमकाओ, निखारो, पैदा करो आग को, उसको जो तुम्हारे अंदर एकाग्र होकर बस सूर्य बनने को आतुर है और किरणें बिखरने की देर। सूर्य हुए कि किरणें बिखरी, बस सूर्य को एकत्रित कर दो। ये जो तुम्हारी हल्की हल्की गैसें हैं ना, इनके ही चारों तरफ भारी तत्व पैदा होंगे जिनसे चारों तरफ एक सूर्य निर्मित होगा। पहले तुम्हारी उस हाइड्रोजन और हीलियम को एकाग्र करके चारों तरफ उस शक्ति को लगाओ, उसके बाद में सूर्य बन जाएंगे और सूर्य की चमक तुम्हें चमका देगी, निखार देगी और तुम्हारे जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा। फिर एक जीवन पैदा होगा जो रसपूर्ण होगा, आनंदित होगा, मस्ती भरा होगा।